आज हम राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ प्लूरलिज्म पर बात करेंगे। ये थियरी हमें ये समझने में मदद करती है कि किसी भी समाज में शक्ति या पावर असल में काम कैसे करती है और किसके पास होती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं जो राजनीति के केंद्र में हमेशा से रहा है। किसी भी समाज में असली शक्ति किसके हाथ में होती है? क्या ये सरकार के पास है या कुछ बहुत अमीर लोगों के पास, या फिर ये शक्ति कई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है? ये वो सवाल है जिस पर सदियों से विचारक सोचते आए हैं। और इसी बड़े सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब हमें मिलता है बहुलवाद के सिद्धांत में। तो हमारा पहला खंड यही है, आखिर ये बहुलवाद है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वितरित शक्ति यानी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का एक सिद्धांत है। तो देखिए, बहुलवाद का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में शक्ति किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं होती, बल्कि ये कई अलग अलग एक दूसरे से मुकाबला करते समूहों और संगठनों के बीच बटी हुई होती है। ये उस सोच को सीधी चुनौती देता है जो मानती है कि सारी शक्ति या तो सिर्फ राज्य के पास है या फिर कुछ चुने हुए एलीट लोगों के पास। ये हमारे लोकतंत्र को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। इस आइडिया को हैरल्ड लास्की का ये कथन बहुत ही अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, समाज कई तरह के संघों से मिलकर बना है और राज्य उनमें से सिर्फ एक है। अब जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा विचार है। ये तो सीधे सीधे राज्य की सर्वोच्चता को चैलेंज कर रहा है। इसके हिसाब से एक चर्च, एक ट्रेड यूनियन या कोई व्यापारिक संगठन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि खुद राज्य। तो ये तो हुई परिभाषा की बात, लेकिन असल जिंदगी में, व्यवहार में बहुलवाद काम कैसे करता है? चलिए अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर नजर डालते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी साफ हो जाए। तो देखिए, बहुलवाद की पहली और सबसे जरूरी शर्त है समूहों की विविधता। मतलब समाज में आर्थिक, धार्मिक, पेशेवर हर तरह के बहुत से समूह मौजूद होते हैं। दूसरी बात, शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि इन्हीं समूहों में फैली हुई होती है। ये सभी समूह सरकारी फैसलों पर अपना असर डालने के लिए आपस में लगातार मुकाबला करते रहते हैं। और इस पूरे खेल में राज्य का काम एक निष्पक्ष रेफरी या मध्यस्थ का होता है, जो इन अलग अलग हितों के बीच संतुलन बनाता है। इसके साथ ही अधिकार या अथॉरिटी भी विकेंद्रीकृत होती है, यानी अलग अलग संस्थानों और स्तरों पर बटी होती है। इससे होता यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से किसी भी समूह में शामिल होने के लिए आज़ाद हैं। और सबसे अहम बात, कोई भी नीति या पॉलिसी किसी एक की मर्जी से नहीं, बल्कि मोलभाव, बातचीत और समझौते से बनती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समूहों के हितों का ध्यान रखा जा सके। अब देखिए, किसी भी विचार को और गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे उसके विरोधी विचार के सामने रख कर देखा जाए। तो हमारा अगला खंड यही है, बहुलवाद बनाम अभिजात्यवाद। ये विचारों का एक बहुत ही बुनियादी टकराव है। ये टेबल दोनों सिद्धांतों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जरा शक्ति के वितरण पर ध्यान दीजिए। बहुलवाद कहता है कि शक्ति एक खुले मैदान की तरह है जहां कई टीमें खेल रही हैं। वहीं अभिजात्यवाद कहता है कि नहीं, शक्ति एक बंद कमरे की तरह है जहां सारे फैसले पहले ही कुछ लोग ले चुके हैं। यही फर्क लोकतंत्र की प्रकृति पर भी लागू होता है। बहुलवाद के लिए लोकतंत्र एक जीवंत और भागीदारी वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिजात्यवाद के लिए ये महज एक दिखावा हो सकता है। हर बड़े सिद्धांत के पीछे कुछ महान विचारक होते हैं जिन्होंने उसे खड़ा किया होता है। तो चलिए अब उन प्रमुख विचारकों को जानते हैं जिन्होंने बहुलवादी सिद्धांत को इसका मौजूदा स्वरूप दिया। इस लिस्ट में पहला और शायद सबसे अहम नामों में से एक है हैरोल्ड लास्की का। लास्की एक ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने राज्य की असीमित शक्ति के विचार को सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से चुनौती दी। लास्की का सबसे बड़ा योगदान था राज्य की पूर्ण संप्रभुता की आलोचना करना। उन्होंने साफ साफ तर्क दिया कि राज्य समाज में मौजूद दूसरे संघों जैसे कि चर्च या ट्रेड यूनियनों से ऊपर या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ही संघ आधारित बहुलवाद का विचार विकसित किया, जो इन समूहों के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर देता है। अब हम चलते हैं एक और बहुत प्रभावशाली विचारक रॉबर्ट डाल की तरफ। डाल एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही लोकतंत्र में बहुलवाद की आधुनिक समझ की नींव रखी। डाल ने पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका सीधा सा मतलब है अनेकों का शासन। उनके हिसाब से आज का लोकतंत्र असल में कई छोटे छोटे लेकिन प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक समूहों का शासन है।
उन्होंने तर्क दिया कि शक्ति इतनी ज्यादा बिखरी हुई है कि कोई भी एक समूह हर फैसले पर हावी नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र को किसी आदर्श के तौर पर नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी नजरिए से देखता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये सिद्धांत 21वीं सदी में कितना प्रासंगिक है? आइए अब ये देखते हैं कि आज के दौर में बहुलवाद की क्या स्थिति है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए हैं। आज के आधुनिक लोकतंत्रों में हम बहुलवाद के सिद्धांतों को हर जगह काम करते हुए देख सकते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन नीतियों को प्रभावित करते हैं, मीडिया और दूसरे हित समूह लोगों की राय बनाते हैं, और तो और वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की वजह से सामाजिक विविधता और ऐसे समूहों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक मिनट, क्या असल में सभी समूहों की आवाज को बराबर वजन दिया जाता है? क्या एक छोटे किसान संगठन और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की ताकत बराबर है? इन्हीं सवालों और आलोचनाओं के जवाब में इस सिद्धांत में एक नया मोड़ आया, जिसे नव बहुलवाद या नियो प्लूरलिज्म कहा जाता है। नव बहुलवादी मानते हैं कि हाँ, समूह तो बहुत हैं, लेकिन असल दुनिया में सभी के पास बराबर शक्ति या संसाधन नहीं होते। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि राज्य हमेशा एक निष्पक्ष रेफरी नहीं होता, बल्कि कई बार वो शक्तिशाली समूहों का पक्ष ले सकता है। उनका तर्क है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और अभिजात वर्ग का प्रभाव दूसरे समूहों के तुलना में कहीं कहीं ज्यादा होता है। ये बहुलवाद का एक ज्यादा यथार्थवादी और जमीनी संस्करण है। तो अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज के इस दौर में जहां एक तरफ ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया है, आपको क्या लगता है, शक्ति असल में ज्यादा फैल रही है या फिर कुछ नए और ज्यादा शक्तिशाली केंद्रों में सिमटती जा रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।